हेलो एवरीवन। अगर आप कल CHSL का जो एग्ज़ाम है उसमें अपियर होने वाले हैं तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। इस वीडियो में मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं 5 to 6 गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं उनको रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेटा हैं मैं वो प्रोवाइड करूँगा इसमें। और ये मैंने एक ही बोर्ड के ऊपर सारा लिखा हुआ है जिससे कि आप एक अगर पिक भी ले लेंगे ना, उसकी एक फ़ोटो भी ले लेंगे तो आप सारी चीज़ें अच्छे से रिवाइज़ कर पाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जो सोशल इकोनॉमिक्स सेंसेस है हमारे 2011 का, जो उसमें 2 to 3 डेटा जो हमारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके अलावा जो जितने भी हमारे 4 to 5 इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस होते हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिश करती हैं तो वो इंपॉर्टेंट लिए हुए हैं। उसमें मैंने एक कंपैरिजन भी किया हुआ है कि प्रीवियसली कितना था और आज कितना है, जिससे कि हम लोग ये ड्रॉ कर पाएँ कि हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी पॉलिटी होती है उसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं आपको पता होगा, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी होता है, या फिर आपका एवोल्यूशन ऑफ टचेबिलिटी होता है आपका, या फिर राइट टू लिबर्टी होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं ये भी मैंने लिखे हुए हैं। क्या है, ये जनरल जनरल जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो आप किसी भी ऐसे में डाल सकते हैं, और जिससे कि आपका जो ऐसे जो भी आपकी ओपिनियन होती है ना उसमें एक इम्पैक्ट आता है, एक वेट आता है। ठीक है। तो इस तरीके के डेटा जो भी जनरल जनरल, क्योंकि हमारे पास जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें मेनली जनरल टॉपिक आते हैं। तो आप इस अगर जैसे आपके ऊपर जल शक्ति अभियान आ गया आपके ऊपर, तो आप उसमें जो मिनिस्ट्री है और कब लॉन्च हुआ है और क्या बजट है उसका, ये सब चीज़ें लिखेंगे। तो इसके लिए भी मैंने जो 5 to 6 स्कीम्स हैं वो लिखी हुई हैं एक ही बोर्ड के ऊपर, जिससे कि आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पर मिल जाए। 4 to 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हो सकते हैं वो मैंने पॉइंट की फॉर्म में वहाँ पर लिखा हुआ है। उसके अलावा ये सारे जनरल इन्फॉर्मेशन भी मैंने वहाँ पर लिखी हुई है कि पॉपुलेशन कितनी है, सेक्स रेशियो क्या है हमारे देश का, लिटरेसी रेट क्या है हमारे देश का, और कितना परसेंट हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, और क्या हमारा जो है जैसे हमारी जो ये मैंने नहीं मेंशन किया यहाँ पे, जैसे रैंक क्या है, इंडिया की सेकंड रैंक है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, और इन टर्म्स ऑफ एरिया उसकी जो लेंथ है वो हमारी 7th रैंक है। ठीक है ना। और इसी तरीके से कि आपका जो अप्रोक्सीमेटली 4% ऑफ द वाटर जो है हमारी इंडिया में है वर्ल्ड का, और 16% 17% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो हमारी इंडिया सर्व करती है उसको, मतलब इंडिया में रहती है वो 16 to 17% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो आप समझ सकते हैं, तो इससे आप बता सकते हैं कि किस तरीके का इम्बैलेंस हमारी इंडिया में हो रखा है। तो उसके लिए क्या इनिशिएटिव लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आप जो है इस वीडियो में मिल जाएंगी आपको। इसके अलावा कोटेशंस जो होती हैं, मैंने अराउंड 100 कोटेशंस जो है लिखी हुई है एक जगह पर। जब मैंने 19 का डिस्क्रिप्टिव दिया था CGL का, तो मैंने कोटेशंस प्रिपेयर की थी। तो उसके अलावा मैंने कुछ और कोटेशंस उसमें काफ़ी ऐड की हैं दोबारा, और वो सारी कोटेशंस मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और जिससे कि आपको सारी कोटेशन एक जगह पर मिल जाए। और जो भी इंपॉर्टेंट ऐसे आप जो भी ऐसे आपके सामने आए उससे रिलेटेड आपके पास अगर कोटेशन होती है तो डेफिनेटली वो आपके मार्क्स को कुछ ना कुछ इंप्रूव करती है। तो आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू। हेलो एवरीवन। अगर आप CHSL डिस्क्रिप्टिव जो कल होने वाला है, अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि हमने जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती हैं, या फिर ये जो हॉट टॉपिक है कोविड-19, ये भी मेंशन किया हुआ है, और जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है ये भी मेंशन की हुई है। और इसमें हमने कोई स्टोरी या कहानी नहीं लिखी हुई, यहाँ पे केवल हमने फैक्ट्स लिखे हुए हैं, जिससे कि लास्ट मोमेंट में आप इन फैक्ट्स को प्रिपेयर करके चाहिए, और वहां पर आप एक फ्लो के साथ इन फैक्ट को ऐड करेंगे ना, तो आपके जो मार्क्स हैं उनमें बहुत अच्छा एक आपको इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्ट क्या है, अगर ये फैक्ट अगर इनके ऊपर डायरेक्ट कोई टॉपिक आ गया तो आप लिख लेंगे उसे इजीली, लेकिन क्या होता है जनरली जनरल टॉपिक्स आते हैं हमारे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें, तो उसके लिए हमने क्या किया है, आपको दिखाई दे रहा होगा सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जिसको हम जनरली सेंसस भी बोलते हैं, सेंसस बोलते हैं, जो हमारे लास्ट टाइम 2011 में हुए थे, उसके बाद 2021 में होंगे, आफ्टर अ गैप ऑफ 10 ईयर्स होते हैं ये। ठीक है। तो उससे जितने भी इंपॉर्टेंट डेटा निकाले जा सकते हैं जो हम अपने एसेस में इजीली यूज कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर जॉट डाउन किए हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जितने भी गवर्नमेंट की जो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, यूनाइटेड नेशंस जो होते हैं, जो इंडेक्सेस बनाते हैं, वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, करंट जो है वो मेंशन किए हैं। उसके अलावा जो प्रीवियस हमारा पोजीशन थी, जो रैंक थी हमारी उस इंडेक्स में, वो भी मेंशन की है, जिससे कि हम ये बता सकते हैं। इसका मुझको नहीं पता चला इनके, या फिर इसमें ना इसमें थोड़ा सा एम्बिग्यूटी थी, क्योंकि मैं जब इसको सर्च कर रहा था तो यहाँ पर एक जगह पे 43 बोला हुआ था कंसेक्यूटिवली, और एक जगह पे 43 और 44 बोला हुआ था। तो बाकी सब जगह पे क्या है, हमने जो प्रीवियस ईयर है और जो करंट ईयर है उन दोनों के बीच में कंपैरिजन भी किया हुआ है कि लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर में ये है डेटा, तो लास्ट ईयर में ये था, जिससे कि आप एक कंपैरिजन ड्रॉ कर पाए ऐसे के बीच में कि हम इंप्रूव कर रहे हैं। अगर हम इंप्रूव कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और को कैसे बेटर किया जा सकता है, और अगर हमारी परफॉर्मेंस कहीं खराब हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए उसको इंप्रूव करने के लिए। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस जो होते हैं। इसके अलावा क्या है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। पॉलिटी में क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जो है आपका आर्टिकल्स।
तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप कोई भी सिचुएशन है जैसे पैंडेमिक की सिचुएशन है या फिर टेररिज्म हो गया कहीं पे, तो आप ये बोल सकते हैं कि हाँ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है अंडर आर्टिकल 21, और जो टेररिज्म है इसकी वजह से हमारा ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो वायलेट होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके के अगर आप आर्टिकल्स के रेफरेंस से अपनी बात को कहते हैं तो आपकी बात में जो है वेट बढ़ता है। तो इसी तरीके के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो सब हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो गवर्नमेंट की स्कीम है जिनके आंसर्स के बहुत चांसेस हैं, उनकी सारे के सारे टॉपिक, कब वो लॉन्च हुई है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, उसकी टैगलाइन क्या है, और उसके रिलेटेड कुछ और डेटा हमने मेंशन किए हुए हैं। उसके अलावा जो जो इंपॉर्टेंट जनरल इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए ऐसे लिखने से पहले वो है हमारे पास, और उसके अलावा एक एक कोटेशन है, ठीक है। तो इफ आई शो यू, आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो कोटेशंस हैं, जब मैंने अभी मेंस दिया था सीजीएल का डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम दिया था, तो मैंने कुछ कोटेशंस लिखी हुई थी, प्रिपेयर की थी, बट अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने कुछ एडिशनल भी कोटेशन लिखी है। इसमें अराउंड 130 to 150 कोटेशन है टोटल, ठीक है। तो मैं ये कोटेशंस की पिक्स आपको दे दूंगा इस वीडियो के लास्ट में, जिससे कि आप देख पाएं और सीधे का सीधा रेडीमेड मटेरियल आप याद कर पाएं, जो भी इंपॉर्टेंट कोटेशन होती है और वहां पर आप इसको मेंशन करते हैं, क्योंकि क्या होता है इससे ना इंप्रेशन काफी अच्छा पड़ता है आपका। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कोविड-19 का। तो कोविड-19 में सबसे पहले जो WHO था उसने कब डिक्लेयर किया था पैंडेमिक, उसने डिक्लेयर किया था पैंडेमिक मार्च 11, 2020 को, ठीक है। और अगर डेटा देखा जाए तो इंडिया में डेथ कितनी हुई है 15K, और इन्फेक्टेड पर्सन है 10.9 मिलियन। वहीं वर्ल्ड में अगर डेटा देखा जाए तो डेथ कितनी हुई है 2.38 मिलियन की डेथ हुई है, और इन्फेक्टेड लोग कितने हैं 108 मिलियन। ओरिजिन कहाँ हुआ था, वुहान चाइना में हुआ था। और अर्लियर पैंडेमिक, इससे ऐसी ही एक भयावह पैंडेमिक कौन सी आई थी, वो आई थी स्पेनिश फ्लू, जिसमें कितने लोग मरे थे 500 मिलियन मरे थे। तो ये इससे बहुत ज्यादा है, हमारा जो कोरोना है वो इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं, इम्यून सिस्टम, जैसे इसमें आप कहीं मेंशन कर सकते हैं कि इम्यून सिस्टम को आप कैसे अपना इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, आप जो है विटामिन सी कंज्यूम कीजिए, जिंक कंज्यूम कीजिए और D3 कंज्यूम कीजिए, जिससे कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो इंप्रूव हो जाए, ठीक है ना। तो ये मैंने कुछ सोचा था कि ये 4 से 5 पॉइंट इससे रिलेटेड अगर आपके दिमाग में है, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं तो आपको काफी एज मिलेगी, और आपका जो एसे है वो एक ऐसे स्टूडेंट के उसमें आएगा कैटेगरी में जो वेल इन्फॉर्म्ड है, ठीक है। तो ये हो गया कोविड-19 का। आयुष्मान भारत का देखते हैं। आयुष्मान भारत क्या है, हमारी जो जन आरोग्य योजना है, PMJ इसको बोला जाता है। और इसके अलावा ये कब लॉन्च हुई थी, ये 28 सितंबर 2018 में लॉन्च हुई थी रांची झारखंड में, और हमारे जो PM मोदी जी हैं उन्होंने लॉन्च की थी। इसकी जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डेट ऑफ लॉन्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और कहां पर लॉन्च हुई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी टैगलाइन क्या है, कीप विद योर हेल्थ सेव योर वेल्थ, ठीक है। और वर्ल्ड लार्जेस्ट गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर स्कीम है ये हमारी। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो कैसे होने वाला है, देखिए, अगर जो स्टेट होती हैं, जो प्रॉपर राज्य हैं, उसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं जिनमें लेजिस्लेचर होता है, ठीक है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो वो तो 40% अपने जेब से लगाएंगे, और जो सेंटर है वो 60% लगाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इनकेस ऐसी कोई सिचुएशन है, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट होती है हमारी, असम हो गया, मेघालय हो गया, ये सारी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, उनमें क्या है, उनमें केवल उनको 10% ही फंड करना पड़ेगा, बाकी के 90% पूरा का पूरा फंड जो है, जो पूरा का पूरा खर्चा है वो हमारा सेंटर उठाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो थर्ड कैटेगरी आती है उसमें कौन सी स्टेट्स हैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर आ गया, जो अब यूनियन टेरिटरी बन गया है, तो JNK आ गया, आपका हिमाचल प्रदेश आ गया, और आपका उत्तराखंड आ गया। इसके अलावा वो यूनियन टेरिटरीज जिनमें कोई भी लेजिस्लेचर नहीं होता, ठीक है ना। तो उनका क्या है, उनको जो है हमारी जो सरकार है, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इसको 100% फंड करेगी, ठीक है ना। यहाँ पर 100% लिख लीजिए, 100% उनको कौन फंड करेगा, सेंटर फंड करेगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। उनको 100% सेंटर फंड करेगा। अब हमारा ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया अबाउट आयुष्मान भारत, ठीक है। फिर आपका आता है PM उज्ज्वला योजना। जो PM उज्ज्वला योजना, उसमें क्या है, आपको मेंशन करना है कि ये स्कीम जो है May 1, 2016 में बलिया UP में PM मोदी द्वारा स्टार्ट की गई थी। इसकी जो मिनिस्ट्रीज है वो कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी टैगलाइन क्या है, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ठीक है। और इसका टारगेट क्या था इनिशियली, ये अपना टारगेट जो है पहले अचीव कर चुकी है, इसलिए इसका बजट भी बढ़ा दिया गया, और इसके कनेक्शन का जो टारगेट था वो भी चेंज कर दिया गया है। लेकिन इनिशियल जो टारगेट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो कितना था, वो था आपका ₹8,000 करोड़, एंड कनेक्शन कितने थे, 5 करोड़ कनेक्शन का टारगेट सेट किया गया था सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप डाल सकते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, अगर आप देखें, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, उसमें उसने मेंशन किया था कि अगर कोई भी इंसान, जो स्मोकी किचन होते हैं, यानी जहां पर चूल्हे होते हैं हमारे गांव में, तो अगर उनमें जो है अगर कोई खाना बनाता है तो वो अराउंड 400 सिगरेट पर डे कंज्यूम करता है। तो समझ रहे हैं आप कितनी ये हैजार्डस है हमारी हेल्थ के लिए। तो ये बहुत बड़ी रिस्क की चीज थी, इसकी वजह से इस स्कीम की जरूरत पड़ी, जिससे कि हमारी जो घर में लेडीज होती है, जो वुमेन होती है, उनकी हेल्थ को कोई भी ज्यादा रिस्क ना हो, ठीक है।
तो ये आप मेंशन कर सकते हैं उस केस में कि क्या जरूरत पड़ी इस चीज की, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, आप फीमेल होनी चाहिए और 18 प्लस आपकी एज होनी चाहिए। उसके अलावा आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए और बीपीएल कार्ड होना चाहिए। तो देखिए बीपीएल कार्ड जो है ना, यहाँ पर आप क्या मेंशन करेंगे, जो बिलो पॉवर्टी के जो लोग होते हैं, यानी जो गरीब तबका जो आता है, तो वो कहाँ से डिसाइड होगा, वो होगा आपके इकोनॉमिक सेंसस से, ठीक है ना। वो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में जो हुआ था उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि कौन बीपीएल से नीचे आता है, कौन बीपीएल के ऊपर आता है। तो ये यहाँ से, ठीक है ना। फिर क्या होता है, इसमें क्या होगा, आपको जो सिलेंडर मिलेगा उसके अलावा आपको एसेसरीज की जरूरत भी पड़ेगी, जैसे गैस की जरूरत पड़ती है, स्टोव की जरूरत पड़ती है, केबल, प्रेशर रेगुलेटर, इन सब की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए एडिशनल 1600 रुपए दिए जाएंगे सब्सिडी के तौर पर, जिससे कि जो भी इस चीज को स्टार्ट कर रहा है वो जो है इनिशियली किसी उसको कोई फाइनेंशियल क्रंच ना आए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पीएम उज्ज्वला योजना का। अब देखिए हम देखते हैं अपनी सौभाग्य योजना। जो हमारी सौभाग्य योजना होता है उसकी टैगलाइन क्या है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है। ये आप इंपॉर्टेंट चीज है, इनको याद रखिए कि टैगलाइन क्या होती है, इससे ना इम्पैक्ट पड़ता है। और ये कब लॉन्च हुई थी, ये हुई थी 25 सितंबर 2017 और न्यू दिल्ली में लॉन्च हुई थी पीएम मोदी द्वारा, ठीक है। इसकी मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, अगर आप इसकी मिनिस्ट्रीज देखेंगे तो वो आएगी मिनिस्ट्री ऑफ पावर और आरईसी, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये आरईसी है ना, यही इसकी पूरा का पूरा ऑपरेशनल चीजें कर रही है और ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर आती है, ठीक है। बजट कितना था इसका, बजट था इसका बहुत ज्यादा हेफ्टी अमाउंट था, इसका बजट था 16,320 रुपीज का, करोड़ का, ठीक है। 16,320 करोड़ का इसका बजट था। और जो है इसमें क्या बोला जाता है, इसमें यह है कि आप अगर इसके अंडर क्या होता है, आपको जो है सब्सिडी मिलती है और जो है आपको जो है जैसे आपको ट्रांसफॉर्मर्स हुआ, वायर हुआ, मीटर हुआ, एलईडी हुआ, बल्ब हुआ, इन सब के लिए आपको सब्सिडी मिलेगी और आपको 5 इयर्स के लिए मेंटेनेंस और रिपेयर जो होती है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये है आपका सौभाग्य योजना। इसमें होता क्या था कि एक्चुअली अगर कोई भी जो हमारी जो पहली दीनदयाल योजना चलती थी, बिजली से रिलेटेड जो योजना थी, उसमें क्या था कि अगर किसी भी विलेज में 10% ऑफ द पॉपुलेशन के पास भी, किसी भी विलेज में अगर 100 में से 10 लोगों के पास भी 10 घरों में भी बिजली पहुंच जाती है, तो हम बोल दिया जाता था कि वो विलेज जो है 100% इलेक्ट्रिफाइड है, ठीक है ना। लेकिन हमारा क्या पर्पस है, हमारा पर्पस है कि लास्ट माइल तक भी हम लोग जो है बिजली पहुंचा पाए। तो इसकी वजह से हमने ये जो है रीडिजाइन करी अपनी और हमने एक लॉन्च करी सौभाग्य योजना, जिससे कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा सके इंडिया में। और जहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहां पर हमारी जो ग्रिड है वो नहीं पहुंच सकती जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, तो वहां पर हम सोलर पावर की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी बात। ये सब चीजें हमको लिखनी है सौभाग्य योजना के अंदर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बिल्कुल भी हम इसमें स्टोरी वगैरह नहीं बना रहे, जो फैक्ट आपको ऐड करने चाहिए जिससे आपको नंबर मिले वो देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट मोमेंट में, ठीक है। अब क्या आपका मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट क्या था, ये जो न्यू मोटर व्हीकल एक्ट का अमेंडमेंट 2019। इसका मतलब जो ओरिजिनल हमारा जो मोटर बिल था वो कौन सा था, वो था हमारा मोटर व्हीकल बिल 1989। यानी हमारा इतने सालों में कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया गया था वो मोटर व्हीकल एक्ट में, इसकी वजह से इसकी जरूरत पड़ी। कब हुआ ये इंप्लीमेंट, ये एक्ट है तो इंप्लीमेंट कब हुआ, ये हुआ 1 सितंबर 2019 को इंप्लीमेंट हुआ। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। नितिन गडकरी जी जिसके मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है। और ये जो है WHO की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने क्या बोला है, 2018 में रिपोर्ट थी, तो उन्होंने बोला था कि इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों की मौत होती है एक्सीडेंट की वजह से, ठीक है ना, रोड एक्सीडेंट जो होते हैं। और उसी हिसाब से जो मौत है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने रिपोर्ट पब्लिश की थी 2017 में, उन्होंने बोला था कि 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं हर साल, जिनमें 1.5 लाख लोग मर जाते हैं, जिनमें डेथ हो जाती है 1.5 लाख पीपल की, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, आप एक दो फाइन भी मेंशन कर सकते हैं। आपको पता है कि फाइन बहुत हेफ्टी फाइन लगाए गए हैं, जिससे कि लोगों में थोड़ा डर हो और वो थोड़ा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए रोड पर चलें, ठीक है। तो जैसे हेलमेट और सीट बेल्ट अगर आप नहीं पहनते तो आपको 1000 रुपए का फाइन देना पड़ेगा, जो आई थिंक पहले 100 रुपीज हुआ करता था। फिर अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं आपके पास, तो आपके पास 5000 फाइन देना पड़ेगा आपको, जो पहले 500 होता था। तो यानी 10 टाइम्स इन्होंने जो है जो फाइन है उसको बढ़ा दिया है। और अगर आप जैसे अंडर एज है, आप 18 प्लस नहीं है, 18 से कम एज आपकी, आप जुवेनाइल्स हैं, उसके बावजूद भी आप जो है मोटर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, आप कार चला रहे हैं, आप तो आपके ऊपर फाइन लगेगा 25,000 रुपीज का, ठीक है ना, जिससे कि किसी इंसान की लाइफ को रिस्क ना हो। तो ये हो गया आपका मोटर व्हीकल एक्ट में। उसके बाद आता है जल शक्ति अभियान। तो जल शक्ति अभियान की जो टैगलाइन है वो है संचय जल बेहतर कल, ठीक है। लॉन्च कब हुई है, 1 जुलाई 2019 को लॉन्च हुई है। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिसके मिनिस्टर कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। बजट कितना था इसका, वो था 28,261 करोड़, ठीक है। कितना हैवी बजट है इसका, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्कैर्सिटी होने वाली है ना वाटर की, वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसकी वजह से इसमें जो गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा फोकस किया है। इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे आमिर खान, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। और यूनेस्को की रिपोर्ट 2018 के अकॉर्डिंग
इंडिया विल फेस इंटेंसिफाइड वाटर क्राइसिस, मतलब बहुत ही ज्यादा वाटर क्राइसिस होने वाले हैं बाई 2050 इंडिया में, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, ये तो हो गई इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट की स्कीम है जिनके आंसर के चांसेस काफी ज्यादा है। तो इनके फैक्ट अगर आपको पता है तो आप काफी अच्छे तरीके से लिख पाते हैं इनको, और ये मेनली वो चीजें हैं जो आप इंट्रोडक्शन में लिखते हैं जिससे कि आपका इंपैक्ट बढ़े, एक इंप्रेशन बने, ठीक है। उसके अलावा हम कुछ जनरल फैक्ट्स लिखते हैं, जैसे कि सोशल इकोनॉमिक कास्ट क्राइसिस, कास्ट सेंसस जो होते हैं, सॉरी कास्ट सेंसस जो होते हैं 2011 में जो किए गए थे। अगर आपसे इंडिया के बारे में कोई पूछा गया कि इंडिया जैसे कैसे इंप्रूव कर रही है, या फिर टेल अस समथिंग अबाउट इंडिया, या फिर इंडिया के बारे में डिस्क्राइब करो चीजों को, तो आप ना जनरल से टॉपिक आ जाते हैं ना कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताओ, तो वुमेन एम्पावरमेंट में आ जाएगा। तो आप ये लिख सकते हैं कि जो सेक्स रेशियो होता है इंडिया में वो कितना है 943, इसका मतलब पर 1000 मैन, यानी 1000 आदमियों के ऊपर 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं 943, ठीक है ना। तो अगर तो इसका मतलब हमारा जो सेक्स रेशियो वो बहुत खराब है, तो हमारा वुमेन एम्पावरमेंट आ गया तो आप सेक्स रेशियो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा लिटरेसी रेट, हमारी जो डेवलपमेंट है वो कितना हो रहा है, तो लिटरेसी रेट भी आप उसे मेंशन कर सकते हैं कि वो कितना था हमारा 2011 में वो 73% था, लेकिन उससे पहले 2001 में वो कितना था, केवल 64.8 था। तो इसका मतलब हमारा लिटरेसी रेट बढ़ रहा है काफी अच्छी स्पीड से, ठीक है। कहीं पे कोई क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछ सकते हैं कि रिसोर्सेज के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर, अर्थ से रिलेटेड ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, अगर कोई ऐसे आ जाता है तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये भी एक फैक्ट ऐड कर सकते हैं कि इंडिया हैज 4% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, यानी 4% ही पानी, दुनिया का केवल 4% पानी इंडिया के पास है, लेकिन जनसंख्या कितनी है, लेकिन दुनिया की 16% जनसंख्या इंडिया में रहती है, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब पानी बहुत कम है और जनसंख्या जिसको सर्व करती है हमारी इंडिया वो बहुत ज्यादा है। ये बात आपको समझ में आ गई। ये तो मैं बता ही चुका हूँ आपको कि अराउंड 120 टू 150 कोटेशंस जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आपका एक स्टार्टिंग में ही आप एक इंप्रेशन क्रिएट कर पाए, और चाहे तो आप एक लास्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप जितनी ज्यादा डेटा और जितने ज्यादा पहले से ही प्रिपेयर होकर जाएंगे ना, तो एग्जाम हॉल में आप उतना ही अच्छा लिख पाएंगे। तो ये सब चीजें होगी हमारी। इसके अलावा क्या आता है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये क्या है, जितने भी यूनाइटेड नेशंस होते हैं या तुम्हारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो कुछ इंडेक्सेस पब्लिश करती हैं, पर ईयर करती हैं या फिर 2 साल में करती हैं, जिससे कि पता चल सके कि कौन सा देश किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वो कितना बेहतर कर रहा है या फिर कितना खराब कर रहा है, जिससे उसे इंप्रूव कर सके, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो इंडिया की जो रैंक है ना इस वक्त वो 131 है, ठीक है, लेकिन पहले कितनी थी 129 थी, यानी वो इंप्रूव कर रहा है। अर्लियर 129 थी, अब 131 है, यानी उसकी सिचुएशन खराब होती है। तो यहाँ पर इंडिया को फोकस करने की जरूरत है। उसी तरीके से ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो होता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है इंडिया की रैंक 2019 में 102 थी, ठीक है ना, 102वें स्थान पर था, लेकिन अब वो क्या है वो 94वें स्थान पर है, यानी वो 94th पोजीशन पर है। तो यहाँ पर इंप्रूव हुआ है। तो जिस इस डायरेक्शन में जो इनिशिएटिव लिए गए उन्हीं को और बेहतर बनाया जाए, ठीक है। फिर क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, उसमें इंडिया 2020 में कहाँ पर है 48th पोजीशन पे, और 2019 में 52 पोजीशन पर थी, यानी यहाँ भी इंप्रूवमेंट हुआ है। तो आप क्या है जहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है वहां पे तो आप गवर्नमेंट या फिर हमारी जो पॉलिसीज है उनकी तारीफ कीजिए, या फिर कीजिए कि हाँ हमने यहाँ पे बेहतर किया, अच्छा किया है। और जहाँ पे हमारी पोजीशन खराब हुई है वहां पर लिखिए कि यहाँ पे इंप्रूवमेंट का स्कोप है और हमें देखना चाहिए कि क्या और तरीके हो सकते हैं जिससे कि हम बेटर कर सकें इस फील्ड में, ठीक है। तो आपका वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स क्या हो गया 142 था 2020 में, और अब कितना हो गया 142 था 2020 में, और 2019 में कितना है 148 है, ठीक है। क्योंकि 21st तो अभी शुरू हुई है ना 2021, तो उसका अभी क्या इंडेक्सेस नहीं है, बहुत कम है। तो हमको हमारे पास केवल 2020 है वो लेटेस्ट है, और उससे पिछले वाले साल यानी 2019 को 140 था, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी सिचुएशन और खराब हुई है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स क्या होता है आपका, उसमें इंडिया की रैंक 43rd है इस वक्त। अब ये हेल्दे पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है, तो हेल्दे पासपोर्ट इंडेक्स है मतलब आपका 2020 पोजीशन है इसकी, 2020 में 84th पोजीशन थी और 2021 में 85th पोजीशन है, ठीक है। तो ये पासपोर्ट इंडेक्स में आप क्या कर सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल जो हमारी डेमोक्रेसी है, मतलब हमारा जो डिप्लोमेसी है ना इंडिया की, या इंडिया की पोजीशन एज अ वर्ल्ड में इमेज जो है वो बेहतर हो रही है या खराब हो रही है, उसका जो फर्क पड़ता है वो हमारा पासपोर्ट इंडेक्स पर पड़ता है, ठीक है। अगर इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर इमर्ज हो रही है या फिर बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, डेवलपमेंट में बहुत सहारा कर रही है, या फिर पॉजिटिव इमेज जनरेट हो रही है इंडिया की, तो हमारी जो पासपोर्ट इंडेक्स की जो पोजीशन है वो बेहतर होती जाती है, ठीक है। और अगर यहीं पे इंडिया खराब करती जाती है और उसकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं वो खराब हो रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा जो इंडेक्स, हमारा जो पासपोर्ट इंडेक्स होगा वो हमारा बेकार होता जाएगा, यानी नीचे जाता जाएगा, बढ़ती जाएगी वैल्यू। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं इंडेक्स की क्या इंपॉर्टेंस है अपनी हमारे ऐसे राइटिंग में, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या है आपके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में क्या है आप इस चीज को भी मेंशन कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे जो शुरुआत के 4 है ना, जैसे आपको नहीं याद हो रहे एक एक पर्टिकुलर, आपने क्या किया आप सीधा याद कर लीजिए कि आपका राइट टू इक्वलिटी है 14 से 18 तक,
राइट टू इक्वलिटी का जिक्र क्या है 14 से 18 तक। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की बात आ गई आपकी कहीं पे, या फिर आपका जो है कोई ऐसा आ गया कि टचेबिलिटी की कोई बात आ गई कि अभी भी जो है हमारे यहाँ जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, तो आप क्या बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन का है कहीं पे ये रहा टचेबिलिटी। देखो एबोलिशन ऑफ टचेबिलिटी आर्टिकल 17, यानी अगर अभी भी कोई भेदभाव कर रहा है इसका मतलब दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल एबोलिशन ऑफ टचेबिलिटी 17th आर्टिकल, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है ना, आपको पता होगा कि हमारा फंडामेंटल राइट में आता है, तो इसकी मेंशन कर सकते हैं आप। आपसे पूछा जाए कहीं पे टेररिज्म है तो राइट टू फ्रीडम, हमारी आजादी का हनन होता है उसमें, हमारा जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी आर्टिकल 21 का भी उसमें हनन होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके के आर्टिकल्स को आप रेफरेंस अगर देंगे ना तो आपका जो है ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो एक बार देख लेते हैं क्विकली कौन कौन से आर्टिकल लिखे हैं। राइट टू इक्वलिटी 14 to 18 तक है, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये आ रहा है ना, राइट है सारे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, और राइट टू ये इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ है 14। ठीक है, और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी क्या है 21 है, और एबोलिशन ऑफ टचेबिलिटी कौन सा है 17 है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे सारे के सारे आर्टिकल। तो हमने क्या देख लिया, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए, जो स्कीम्स होती हैं, कब लॉन्च हुई, कौन सी मिनिस्ट्री को संभालती है, किसने लॉन्च की, कहां पर लॉन्च हुई, और उनका पर्पस क्या था, उनका बजट क्या था, उनकी टैगलाइन क्या थी, ये सब इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने इकोनॉमिक सेंसस जो होते हैं हमारे, जिसको बोला जाता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, हमने उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख ली कि लिटरेसी रेट कितना है हमारा, और हमारा सेक्स रेशियो क्या है इस वक्त, और पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितनी है, वो इतनी है हमारी। ठीक है, और फिर हमने देख लिया कि हमारा इंडिया जो है वाटर कितना अवेलेबल है और पॉपुलेशन कितनी है हमारी। ठीक है, फिर हमने देखा इंडेक्सेस क्या है इंपॉर्टेंट, इंडेक्सेस देख लिए हमने सारे। फिर हमने देख लिया कि हमारे जो आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट वो आर्टिकल्स देख लिए, और फिर जो कोटेशंस है वो जो है हम लोग देख लेंगे। देखिए ये कोटेशन में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो कोटेशंस हैं, ये कोटेशंस मैं आपको पिक की फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के लास्ट में ही, इस वीडियो में ही अटैच कर दूंगा मैं। ठीक है ना, लास्ट में एडिट करके मैं ऐड कर दूंगा। तो जैसे कि देखिए आप ना, मैंने काफ़ी लिखी हुई है, तो आपको कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो इसमें आप ना काफ़ी इससे इम्पैक्ट डाल पाएंगे, और आपके पास जो भी टॉपिक आएगा ना आप इसमें से कोई ना कोई जरूर पिक कर पाएंगे। ठीक है, अराउंड 100 to 130 के अराउंड होंगी ये। ठीक है, तो मैं आपको सारी की सारी प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, तो इसका जो फोटो है आप ले लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट से, ठीक है ना, इसका पिक ले लीजिए, या फिर मैं इसको जो लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा आपको फोटो इसका। ठीक है, इस वीडियो में अटैच कर दूंगा लास्ट में इन द फॉर्म ऑफ पिकी। ठीक है, चलिए, तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए और काम रहिए। अपना जो एडमिट कार्ड है उसको प्रॉपरली टाइम से ही प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। सेंटर पर आपको आधे घंटे पहले ही पहुंच जाना है, जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे, और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है, फिलों को खराब नहीं करना है, डिफिकल्ट वर्ड से बचना है। आप ऐसा मत कीजिए कि आपने जो है बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड चूज कर लिए इंप्रेशन करने के लिए, वहां पे आप स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा कर देंगे। ठीक है, तो इन चीज से बचिए, सिंपल लैंग्वेज यूज कीजिए, और जो है आप फिलो को अच्छे से बना कर रखिए। और जब भी ऐसे लिखे तो उससे पहले हमेशा इंपोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उनको पीछे पेंसिल से लिख लीजिए, या तो एडमिट कार्ड के ऊपर लिख लीजिए। परमिशन ले लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग कुछ उसमें इशू बना दे, क्योंकि हर चीज का ये लोग बना देते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी के पीछे ही लिख सकते हैं और उसको बाद में रफ कर दीजिएगा। ठीक है, और इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा कि जो भी एंट्रीज हों, आप जो लिखते हैं वो बाद में आता है, पहले आपकी जो एंट्रीज होती है ना वो इंपॉर्टेंट होती है। हर बार कोई ना कोई सीन क्रिएट होता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, तो आप जो अपनी एंट्रीज फिल करें ना बहुत अच्छे से फिल कीजिएगा, वहां पर कोई भी गलती मत कीजिएगा। पेशेंस के साथ, बिल्कुल पेशेंस के साथ आप वहां पे फिल कीजिएगा अपनी एंट्री को। और इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है क्या, हाँ, तो इसके अलावा ये है कि अगर आपके पास लेटर और ऐसे लेटर आता है, आपके पास कोई एप्लीकेशन आती है, तो वहाँ पर कोई भी पर्सनल डिटेल मत दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि यूएफएम लगने के चांसेस पूरे रहते हैं, और एसएससी जो है ये करेगी। इन्होंने लास्ट में भी किया हुआ है, पिछले केसेस में भी इन्होंने यूएफएम लगाए हुए हैं इस तरीके से। और अगर आपके पास प्रेसी आती है तो उसमें कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी नहीं होती, तो वहाँ तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और अच्छा करके आइएगा, परेशान मत होइएगा, बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।